सो आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में एक सीधी सेकंड सर, यस। ये कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। कुछ नहीं, छोड़ो। तो आपका सबसे पहले जो आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट में, दैट इज आपको पता ही है कि प्लांट्स जो रेस्पिरेशन करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उनके अंदर, दैट इज आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो अपने फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। दे शो द सेलुलर हाँ। रेस्पिरेशन, राइट। यानी ऑक्सीजन की फूड में प्रेजेंस में क्या होगा, उनका फूड का ब्रेक डाउन होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसी को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, दैट इज आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, राइट। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब आपका सीधी सी एक बात हो रही है यहाँ पर कि आपका फूड जो है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आपका फूड जो होता है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। यानी कि फूड की बात करें तो फूड में क्या है सृष्टि, अगर मैं फूड की बात करूं प्लांट की या अपने एनिमल्स की या हमारी, तो हमें फूड से क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग ग्लूकोज। फूड की फॉर्म में हमें क्या मिलता है, वी गेट दिस, ग्लूकोज। है ना। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है आपका फूड में, दैट इज आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट्स में आपका सबसे मोस्ट जो होता है दैट इज कॉमन, दिस इज ग्लूकोज। आपको यही फूड से मिल रहा होता है, प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी, राइट, दे गेटिंग ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज को वो फर्दर यूज करते हैं अपने एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। एटीपी की जो फॉर्मेशन होती है वो इसी ग्लूकोज की हेल्प से हो रही होती थी। सो बेटा जब आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज जो होता है बेटा कंप्लीट कंबस्ट हो जाता है, कंबस्ट का मतलब बेटा दैट इज आपका पूरी तरह से ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड जब ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेक डाउन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट्स आपको जो मिलते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलते हैं। ये बात समझ में आई। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कंबंशन ऑफ ग्लूकोज या कंप्लीट कंबंशन ऑफ द फूड। बात समझ में आई बेटा ये वाली, इज इट क्लियर? आई आई। यस ओके सर। ओके। सो नाउ आपका जब ग्लूकोज का कंप्लीट कंबंशन हो रहा होता है यानी उसका पूरी तरह से ऑक्सीडेशन होता था, तो आपको समझ में आ गया कि दैट इज आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहे होते थे। अब जब ग्लूकोज की बात कर रहे हैं उसके कंप्लीट कंबंशन दैट इज उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं बच्चे, तो सीधी सी बात है कंप्लीट ब्रेकडाउन जब होगा ग्लूकोज का तो वो किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में आपके बॉन्ड्स बने हुए हैं, दैट इज राइट सीसी बॉन्ड। सीसी बॉन्ड का मतलब बेटा आपका ग्लूकोज का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका क्या होता है, दैट इज C6H12O6, दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें आपके कार्बन कितने हैं सृष्टि, 6। 6 कार्बन है। तो ये मैंने यहाँ पे 6 कार्बन की चेन दिखा दी, जैसे ये 1 कार्बन 2 3 4 5 6, राइट। तो इन सभी 6 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है बेटा जब इनका पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और साथ में एनर्जी मिलेगी, राइट। एंड इन इन पेप्टाइड्स यानी आई मीन टू से इन कार्बोहाइड्रेट्स बीच में यानी इन कार्बन के बीच में जो आपके बॉन्ड्स हैं इनका ब्रेकडाउन कौन करेगा, हाइड्रोलेज एंजाइम करते हैं। आपके हाइड्रोलेज एंजाइम बेटा वो सारे एंजाइम्स हैं जो आपके डाइजेशन में यूज हो रहे हैं। इसके अलावा लाइसोजाइम्स जो होते हैं दैट इज आल्सो कम्स इनटू हाइड्रोलेज एंजाइम। तो आपके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो सारे आपके हाइड्रोलेज एंजाइम्स, यानी सिर्फ कोई एक हाइड्रोलेज एंजाइम आपके ये जो कार्बन के बीच में बॉन्ड्स हैं इनका ब्रेकडाउन नहीं करेगा। दैट इज अ सीरीज, एक पूरे स्टेप्स होंगे जिसमें आपका फाइनल जो ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज, आपको जो फाइनल ग्लूकोज जो मिलेगा उसका ब्रेकडाउन होने के बाद वो बेटा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता था, राइट। ठीक। तो अब हमने भी ये चीज देख ली कि हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिल रहा है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एज वेल एज एनर्जी आपको मिलती है। अब ये जो एनर्जी मिलती थी ये आपको डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज दिस एनर्जी डायरेक्टली। जो आपके फूड के ब्रेकडाउन से मिल रही है वो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ये एनर्जी आप स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। तो आपके फूड के ऑक्सीडेशन से या उसके कंप्लीट कंबशन से जो एनर्जी मिलती है वो डायरेक्टली यूज नहीं होती, याद रखना इस बात को। इट विल बी कन्वर्ट इनटू द एटीपी फॉर्म, वो एटीपी की फॉर्म में आप यूज करेंगे। सो आपका एटीपी जो होता था बेटा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान से समझना, मैंने बच्चों को बताई थी एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था मैंने। एटीपी के स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एटीपी की फुल फॉर्म तो मालूम ही है ना सृष्टि, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, हाँ। दैट इज पता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपका जब स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ एटीपी की, इसको ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ नीट में इससे क्वेश्चन बनता है, आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर में तो यहाँ एडिनोसिन की स्ट्रक्चर दिखा दी मैंने, ये दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन। आपका एडिनोसिन जो होता है ये नाइट्रोजनस बेस है एज यू नो,
राइट। तो यहाँ पे ये एडेनोसिन आपकी प्यूरिन होती है और इसके दो रिंग होती हैं, एक होती है दैट इज इमिडाजोल रिंग और एक होती है इसकी pyrimidine रिंग, राइट। दिस इज योर हाँ, इमिडाजोल रिंग, ये आपने पढ़ा होगा अभी स्टडी कर रहे हो तो, इमिडाजोल रिंग देवास में गए थे तो वहां पढ़ा होगा ये चीज। एंड दूसरी जो होती थी दैट इज योर pyrimidine रिंग। तो ये दोनों रिंग्स इसमें आपकी प्यूरिन में प्रेजेंट होती है, चाहे आप एडेनोसिन की बात करें, एडेनिन की बात करें या आप दूसरे ग्वानिन की बात करें, दोनों ही आपके प्यूरिन, दोनों के अंदर आपके क्या होंगे दैट इज 9 कार्बन होंगे। यानी कि आपके क्या होंगे, आई मीन टू से आपके दैट इज दो रिंग, एक प्यूरिन रिंग, एक pyrimidine रिंग होगी और एक होगी दैट इज योर इमिडाजोल रिंग। तो बेटा आपकी 9th पोजीशन पे जो आपकी इमिडाजोल रिंग है बेटा, उसकी 9th पोजीशन से आपका जो शुगर होती है दैट इज पेंटोस शुगर, इसकी फर्स्ट पोजीशन, दैट इज द फर्स्ट पोजीशन जहां पे ये बॉन्ड बन रहे हैं, दोनों के बीच में आपका क्या बनता है दैट इज बॉन्ड बनता था। दिस इज कॉल्ड योर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो आपका नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर को आपस में ऐड कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। ये नाइट्रोजनस बेस आपका प्यूरिन भी हो सकता है, pyrimidine भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आपका अगर pyrimidine है तो वहां 9th पोजीशन नहीं आएगी, वहां पर आपकी फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी। तो फर्स्ट पोजीशन एंड आपके पेंटोस शुगर की फर्स्ट पोजीशन, इन दोनों के बीच में आपका फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर आपका प्यूरिन है तो यहाँ पे फिर 9th पोजीशन आ जाएगी इसकी, ठीक है, एंड देन आपका पेंटोस शुगर की एज सच इट रहेगी फर्स्ट पोजीशन। इज इट क्लियर? नाउ आपकी पेंटोस शुगर से फिर आपका फिफ्थ पोजीशन पे, दिस इज द फिफ्थ पोजीशन जो है, ये आपकी फिफ्थ पोजीशन पे क्या होता था, आपका फॉस्फोरस जो होता था यानी फॉस्फेट ग्रुप जो होता था वो ऐड होता है। तो अगर एक फॉस्फोरस जो है वो ऐड है पेंटोस शुगर से तो दैट इज कॉल्ड एएमपी, दैट इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब आपको समझ में आता है दैट इज सिंगल, राइट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। राइट। एंड देन इसके बाद अगर आपके दो फॉस्फोरस जुड़ रहे हैं तो दैट इज एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। गॉट इट? एंड द फाइनल आपके जब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात कर रहे थे यानी 3 फॉस्फेट है, तो ये दिस वन इज योर थर्ड फॉस्फेट, ये जो बनाया ये सेकंड फॉस्फेट था और ये आपका फर्स्ट फॉस्फेट। तो यहाँ पे जब 3 फॉस्फेट आपके जुड़ गए तो दिस इज योर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, राइट। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी होती है, एटीपी जो होता है ना वो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, यू नो वेरी वेल, राइट। एटीपी गिव्स द मोर एनर्जी, एटीपी से हमें एनर्जी मिल रही है, इट इज कॉल्ड योर एनर्जी करेंसी, राइट। इसको हम एनर्जी करेंसी बोल रहे हैं। एनर्जी करेंसी का मतलब बेटा कि अगर आप कोई भी काम करवाओगे अपनी बॉडी से, कुछ भी काम कर रहे हो तो बॉडी उसके बदले आपसे कुछ एनर्जी लेगी, यानी आपसे कुछ करेंसी मांगेगी, दैट इज एटीपी मांगेगी। वो एटीपी आपको खर्च करने पड़ेंगे एंड देन उसके बाद आपको वो काम करने को मिलेगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल दुकान पे जाते हो कोई सामान खरीदने, आप एक पेन खरीदने गए तो दुकानदार आपसे 5 रुपए लेगा या जितने भी कभी आप पेन ले रहे हो तो आप उसको बदले कुछ रुपए दोगे, तब वो आपको पेन दे रहा है, राइट, या कोई सामान दे रहा है। एग्जैक्टली सेम वही चीज आपकी बॉडी के अंदर है। अगर आपको कोई मूवमेंट भी करना है या अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है, कुछ भी काम करना है बॉडी के थ्रू, तो आपकी बॉडी आपसे क्या कहेगी कि मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे कुछ करेंसी चाहिए, गिव मी सम करेंसी। तो आप वो करेंसी उसको क्या दे रहे हो, पैसे तो नहीं दोगे, पैसे से तो काम चलेगा नहीं बॉडी के अंदर। आप वहां पे क्या दे रहे हो, आप एटीपी दे रहे हो, कह रहे हो भाई ये ले एटीपी, ठीक है, और बदले में मेरा ये काम करो, तब बॉडी वो काम करेगी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सेम वही चीज अब यहाँ पर, अब आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है दैट इज अ 3 आपका एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहा है। क्यों दे रहा है? बिकॉज आपके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या होता है बेटा, दैट इज ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दे हैव अ फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये मैंने येलो कलर से जो बॉन्ड मार्क किए हुए हैं ना, दिस इज योर फॉस्फो एनहाइड्राइड। तो आपका एटीपी है यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसमें क्या होंगे, आपका एक तो ये रहा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, दूसरा ये रहा फॉस्फो एनहाइड्राइड। यानी आपके एटीपी में कितने फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होंगे बेटा, 2 एनहाइड्राइड बॉन्ड होंगे फॉस्फो तो एनहाइड्राइड। सो दैट्स व्हाई जब इनका ब्रेकडाउन होता है ना फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स का, तो ये बहुत सारी एनर्जी देते हैं, इट रिलीज लॉट्स ऑफ एनर्जी, मजा आ जाता है, इतनी एनर्जी आ जाती है, ठीक है। लेकिन तो आपका सबसे ज्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल क्या हो गया, आपका एटीपी जिसको आप कहते हैं। इसके बाद आपका एडीपी आता है। एडीपी इज ऑल्सो गिव्स सम एनर्जी, क्योंकि उसमें आपका एक एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही ना बात मेरी? इट कंटेन्स 1 एनहाइड्राइड बॉन्ड। गॉट इट?
यस सर। आपका एडीपी जो होगा इट विल आल्सो गिव एनर्जी, क्योंकि आपका एटीपी के बाद एडीपी जो है उसमें एक एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट था, सो उसका ब्रेकडाउन होगा तो उससे भी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जो आपका एएमपी होता है बेटा, ये कोई एनर्जी नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, ये आपकी पेंटोस शुगर से ऐड है। फर्स्ट पोजीशन का जो फॉस्फोरस है दैट इज अटैच्ड टू द पेंटोस शुगर, एंड इनके बीच का जो ये बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। मैंने डाइएस्टर इसलिए बोला है बेटा यहाँ पे, क्योंकि जब आप न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर को देखते हो, डीएनए की स्ट्रक्चर को देखोगे, तो वहां पे आपको दो अलग अलग फॉस्फोरस ग्रुप आपके ऐड होते हुए दिखाई देंगे, दो न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में, ठीक है, पेंटोस शुगर। हाँ तो वहां पे दो इसलिए आपके क्या होते थे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाते, तो इसलिए हमने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड वहां बोलते हैं। लेकिन यहाँ सिंगल एस्टर बॉन्ड है, सो हम मोस्टली यहाँ क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बट डोंट वरी, अगर आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी लिखते हो तो कोई गलत नहीं है, इट इज ऑल्सो ओके। गॉट इट? तो सर, अब इसका वापस से डिफरेंस समझाना। देखो, आपका जब न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर को देखते हो, डीएनए की स्ट्रक्चर को, तो वहां आपको दो स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, वहां पर आपको दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नजर आएंगे जो आपस में एक दूसरे से ऐड हो रहे होंगे। लेट मी शो यू द डीएनए स्ट्रक्चर आल्सो, मैं दिखा देता हूँ आपको, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक बार देख लेते न्यूक्लिक एसिड। ये देखो, चेक दिस स्ट्रक्चर, इसमें आपको ना दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिखाई देंगे। मैं एक बार मार्क कर रहा हूँ, आपको अभी बताता हूँ कहां पर, यू विल चेक। देखो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पे एक ये थायमिन है आपका, दैट इज, और एक आपका ग्वानिन है, दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है। दिस इज थायमिन एंड दिस इज ग्वानिन। सेम है, इधर एडेनिन है और इधर आपका साइटोसिन है। तो आपको ये तो पता ही है कि थायमिन एडेनिन के संग डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करेगा, ग्वानिन साइटोसिन के संग ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करेगा, राइट? यस सर। तो नाउ आपके जब एक ही स्ट्रैंड पर, जैसे यहाँ एक स्ट्रैंड दिखा दिया था मैंने, ये आपको यहाँ दिखा दिया एडेनिन, यहाँ दिखा दिया साइटोसिन, ये एक ही स्ट्रैंड पे दिखा दिया मैंने आपको। सेम इधर थायमिन और इधर ग्वानिन। जब सेम स्ट्रैंड पे आपके न्यूक्लियोटाइड आपस में पेयर करेंगे तो इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये देखो, ये एडेनिन जब साइटोसिन के संग पेयर करेगा तो यहाँ पे आपका दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कहाँ कहाँ पे? एक आपका ये बन रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो पेंटोस शुगर को फॉस्फेट से ऐड करा रहा है। सेम यही फॉस्फेट आपका फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड की पेंटोस शुगर से ऐड होगा, दैट इज 3 प्राइम OH पे। तो यहाँ पे दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये रहा जिसको मैंने ऑरेंज से मार्क किया और दूसरा आपका ऑरेंज से ये कर रहा है। दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए क्या बोला इसको हमने, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। समझ में आ गया ना? श्योर? हाँ आ गया। सेम आपका देखो दूसरी तरफ थायमिन और ग्वानिन को देखो, तो ग्वानिन और थायमिन भी जब एक ही स्ट्रैंड पर हैं और आपस में जब एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका सेम एक ही फॉस्फेट है जो दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से ऐड हो रहा है पेंटोस शुगर से, लेकिन पोजीशन अलग है। एक न्यूक्लियोटाइड की 3 प्राइम OH से ऐड हो रहा है थर्ड प्राइम पे, यानी थर्ड पोजीशन पे जो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एस्टर बॉन्ड। सेम दूसरे साइड पे फिफ्थ पोजीशन पे ये अपना पेंटोस शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो दो बॉन्ड बन गए, एस्टर बॉन्ड बन चुके हैं यहाँ पे भी, तो दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। तो यहाँ हम लोग सिर्फ आपकी एटीपी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या बोला, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड होगा, दैट हैव अ सिंगल एस्टर बॉन्ड। इज इट क्लियर नाउ? वो वो पेज वापस खोलना। एक मिनट रुको, ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। नाउ अब हम यहाँ एटीपी की बात कर रहे थे, तो नाउ यू गॉट इट। आपका एएमपी जो होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसमें आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, या यू कैन से फॉस्फोएस्टर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बॉन्ड। आप कुछ भी बोल सकते हो, ओके, दोनों में से कुछ भी बोल दो। सर लेकिन जब डाइस्टर क्यों बोल सकते हैं? यू कैन से, क्योंकि कोई इशू नहीं है बेटा, ओवरऑल स्ट्रक्चर में यहाँ पे दो बॉन्ड्स बनते हैं, तो दैट्स व्हाई यू कैन से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आल्सो, कोई इशू नहीं है उसमें। गॉट इट? ठीक। ओके। नाउ आपके एडीपी और एटीपी जो होते हैं ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड है, इनके ब्रेकडाउन पे एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का ब्रेकडाउन करोगे ना तुम, तो इसको ब्रेकडाउन करने में जितनी एनर्जी चली जाएगी उतनी एनर्जी बदले में मिलेगी नहीं, सो इसलिए इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं होता। आप समझ में आ गए? तो एएमपी इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी, यानी अगर बोले भी वो एनर्जी देता भी है तो वो नेग्लिजिबल एनर्जी है, ना के बराबर एनर्जी दे रहा है। हाँ
तो दैट्स वाई उसका कोई यूज नहीं हो रहा है एज एनर्जी मॉलिक्यूल। आपका एडीपी और एटीपी, एटीपी इज मोर एनर्जेटिक, उसमें ज्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू एडीपी, क्योंकि हाँ, वहां दो फॉस्फोएनाडाइड बॉन्ड है। सो नाउ इज इट क्लियर? यस सर। चलो तो अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब आपका जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा फूड का ब्रेकडाउन हो गया, कंप्लीट कंबशन हो गया, और कंप्लीट कंबशन की वजह से क्या हुआ, आपको फाइनली एनर्जी मिल चुकी है। तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड योर सेलुलर रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर नाउ? इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है ना पूरी पूरी प्रोसेस। गॉट इट नाउ? हाँ, ओके, श्योर ना? श्योर। चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट। हमारा फूड जो होता है भाई, उससे हमें हमें फूड से ज्यादातर क्या मिलता है? अगर हम अपने फूड के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमें फूड से सबसे ज्यादा जो मिलते हैं, फूड से हमें मिलता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, एज यू कार्बोहाइड्रेट। दैट इज अ मेन कंपोनेंट, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, ग्लूकोज, जो आपको फूड से मिलता है। इसके अलावा फूड में आपका क्या होता है, इट कंटेन प्रोटीन्स आल्सो, इट कंटेन फैट्स आल्सो, एंड इट कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये वो कंपोनेंट्स है जो आपके फूड में प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, दैट इज आपका कार्बोहाइड्रेट। गॉट इट नाउ? और हाँ जब जैसे कोई फास्ट करता है तो खाना नहीं खाता, तब उसकी प्रेजेंस में मतलब ग्लूकोज काम करता है ना, उनको हाँ एनर्जी ग्लूकोज एग्जैक्टली। देता है। उस टाइम पे आपको जो ग्लूकोज मिलेगा, देखो आपने खाना नहीं खाया फास्टिंग के टाइम पे, लाइक जैसे आज सावन का सेकंड सोमवार है तो आपने खाना नहीं खाया, फास्ट कर रखा है, समझ लो, हाँ, ठीक है। तो अब हाँ, आपको आज आप खाना नहीं खाओगे, लेकिन आपको एनर्जी जो आपकी बॉडी को मिलेगी वो आपको ग्लूकोज से तो मिलेगी, लेकिन वो ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, क्योंकि खाना तो आपने खाया ही नहीं, तो ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, वो ग्लूकोज आ स्टोर्ड है। रहा है ग्लाइकोजन से। जब आप हाँ, खाना खाते हैं तो आपका ग्लूकोज जो होता है ना बेटा, आपने बायोमोलिक्यूल्स में एक चीज पढ़ी होगी, टर्नओवर, डायनेमिसिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक था, टर्नओवर आता है उसमें। टर्नओवर का मतलब ही यही है बेटा, डायनेमिसिटी स्टेट का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो स्टेबल नहीं है, मींस वो एक सी फॉर्म में नहीं रहते, स्टेबलाइज नहीं रहते, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। आपका ग्लूकोज, आपने जब खाना खाया लाइक ग्लूकोन डी पिया, तो ग्लूकोन डी में क्या था, आपका ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में एज अ ग्लूकोज नहीं रहेगा, वो ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा, समझ रहे हो। अब आपकी बॉडी में वो आके क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड बना देगा। पायरुविक एसिड से क्या होगा बेटा, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम एक जो होता है ना, ये आपका कनेक्टिंग लिंक होता है। पायरुविक एसिड से जब आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ये आपका फर्दर क्रैब साइकिल में जा सकता है जहां एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, या फिर इस एसिडाइल को एंजाइम से आपका क्या हो सकता है बेटा, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में भी जा सकता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प कर सकता है, ये फैट की सिंथेसिस में जा सकता है, वहां फैट बना सकता है। तो यानी ये अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवे में जा सकता है, इट कनेक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। तो इसीलिए एसिटाइल को एंजाइम में क्या हो गया बेटा, आपका कनेक्टिंग लिंक हो गया। लेकिन इसमें आपने क्या देखा कि आपका ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज रहा ही नहीं, वो आपकी बॉडी में चेंज होता रहा, या फिर ये ग्लूकोज आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गया। सो ग्लूकोज अल्टीमेटली ग्लूकोज की फॉर्म में है ही नहीं, या जितने बायोमोलिक्यूल्स की बात करें वो अपनी एक ही फॉर्म में हमेशा नहीं रहते, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। सो दैट इज टर्नओवरसिटी, या इसको हम बोलते हैं डायनेमिसिटी। इज इट क्लियर सृष्टि? हाँ, तो आपकी बॉडी में सेम यही चीज है, आपने जैसे आज खाना नहीं खाया तो लाइक आपको एनर्जी जो मिलेगी वो ग्लाइकोजन से मिल रही है। जो आपने जब खाना खाया था, जो ग्लूकोज बना था, उस ग्लूकोज, वो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो गया, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन। कोई प्लांट्स की फॉर्म, प्लांट्स में हो रहा है, प्लांट्स में ग्लूकोज जो होता है पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो कुछ स्टोर भी करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। इज इट क्लियर? मतलब ग्लाइकोजन ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है। हाँ एनिमल्स में, ओके, एंड प्लांट्स में जो है दैट इज स्टार्च है। इसके अलावा हाँ, आपको ना ग्लूकोज तीन चीजों से मिलता है, या तो स्टार्च से मिलता है, या फिर आपको ग्लाइकोजन से मिलता है, या आपको शुक्रोज से भी मिलता है। शुक्रोज इज ऑल्सो फॉर्म ग्लूकोज, क्योंकि आपका शुक्रोज दो, शुक्रोज जो है दैट इज अ पॉलीमर, और वो आपके दो मोनोमर से मिलकर बना है। मोनोमर का मतलब दो बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो आपका शुक्रोज बना देते हैं। तो शुक्रोज भी आपका ग्लूकोज देता है। तो आपको नीट में अगर पूछा जाए ना, प्लांट्स में आपको अगर लाइक ग्लूकोज कौन देता है, अगर स्टार्च नहीं दे रखा और उसमें शुक्रोज दे रखा है, तो मार्क द शुक्रोज, हाँ, क्योंकि शुक्रोज से भी आपको क्या मिल रहा है, ग्लूकोज ही मिलता है। जैसे शुगर केन की बात करें, गन्ने की, तो आप गन्ना बहुत स्वीट होता है, शुक्रोज इधर स्वीटेस्ट, सबसे ज्यादा मीठी शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, सबसे मीठा होता है। तो आप जब गन्ने को खा रहे हो तो उसमें शुक्रोज है, तो वो शुक्रोज आपकी बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। इज इट क्लियर नाउ? ये चीज हम आगे पढ़ेंगे अभी ग्लाइकोलिसिस में।
अब आपको ये कहानी समझ में आ गई? आगे कोई डाउट तो नहीं ना? नहीं। चलो, तो अब मैं आपको यहाँ ये चीजें नहीं बता रहा क्योंकि ये कॉमन चीजें। नाउ वी आर कमिंग टू द डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस। हम ग्लाइकोलिसिस पे अब जंप करते हैं, ठीक है? ठीक है। अब समझना मेरी इस बात, देखो इसी में समझ। हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें, ग्लाइकोलिसिस दैट इज आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। ये तो पता ही है, इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोल रहे हैं। ईएमपी को क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि जिन्होंने इसके बारे में बताया था उन्हीं के नाम पे ये ईएमपी पाथवे था। ई दैट इज फॉर एम्बेडेड, दैट्स अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। एम दैट इज फॉर मेयर ऑफ, दैट इज आल्सो। एंड पी दैट इज पार्नेस, दैट इज आल्सो। तो इन्होंने आपके ईएमपी यानी कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में बताया। गॉट इट? अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना, देखो सबसे पहले हो क्या रहा है आपका जब ग्लूकोज होता था। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना और सुनना, आपका जो ग्लूकोज होता है दैट इज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन होता है। ये अभी हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था 6 कार्बन है इसमें। हाँ। अब ये आपके जो 6 कार्बन शुगर है यानी ये जो ग्लूकोज है बेटा, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितने कार्बन है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल 3 है, कार्बन। ठीक है? और ग्लूकोज कितना था? 6। तो बेटा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनने जरूरी है ना, तभी तो 6 कार्बन होंगे। हाँ बिल्कुल। समझे? फिर से समझाओ इस चीज को। आ गया, ग्लूकोज के 6 है, अगर उसको कन्वर्ट करने में 3 लग रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको इंटू करेंगे 2 से, तो 2 3 6, तो 6 पायरुविक एसिड हो जाएगा। तभी तो 6 कार्बन बनेंगे ना आपके। तो आपके हाँ पायरुविक एसिड वही। कितने बनते हैं? इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ग्लूकोज से? दैट इज 2। 2। 2 राइट, पायरुविक एसिड है ना? मॉलिक्यूल। 2, इसलिए मैंने आगे क्या लिखा? 2 पायरुविक एसिड। अब समझ में आ गया ये? राइट। अब राइट। आगे देखो, अब आगे क्या हो रहा है। अब अगर अब यहाँ देखो, अगर ऑक्सीजन नहीं है, इफ देयर इज नॉट एन ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपके यहाँ पे 2 चीज, फर्मेंटेशन होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो क्या फर्मेंटेशन। हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है। पहले ये चीज देख लो, पायरुविक एसिड से यहाँ पे, इसको हम फोक बोलते हैं। फोक का मतलब यहाँ पे हो गया बेटा एक तरह से आपका यहाँ से 2 रास्ते निकलेंगे, ठीक है? ग्लूकोज क्या से बोलते पायरुविक हैं? एसिड जो है, हाँ, क्या बोलते हैं? फोक, FORK। अभी आगे ये लिखा हुआ है ना, फोक इन द मेटाबॉलिक रोड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस चीज को खैर समझ लेना, अभी समझ लो, ये मैं अभी बताऊंगा। आपका कार्बोहाइड्रेट से बच्चे 2 रास्ते निकलते हैं, ठीक है? यहां से रास्ते डाइवर्ट हो रहे हैं जब आपका पायरुविक एसिड बन गया। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, दैट इज ग्लाइकोलिसिस जो होती है, ये एक कॉमन पाथवे है। इट्स अ यूनिवर्सल पाथवे। ये एरोबिक में भी मिलेगा और एनारोबिक में भी मिलेगा। यानी जो बैक्टीरिया आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रह सकते, वो भी ग्लाइकोलिसिस करेंगे। और जितने एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं, हम सभी जितने जो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह रहे हैं, हम सभी भी क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस शो कर रहे हैं। इसलिए इसको मैंने क्या बोला? दैट इज अ यूनिवर्सल पाथवे या कॉमन पाथवे। इज इट क्लियर नाउ? सर। श्योर ना? हाँ। नाउ अब क्या होगा आपका जब ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि सीधी सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं? एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में है बेटा? एनारोबिक में तो है सृष्टि। एनारोबिक जो है दैट विल शो द ना, हाँ, that will show the, that will show in the एनारोबिक जो, absence of O2। समझ गई। समझ गए ना? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? एनारोबिक की तो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग Perfect। अबाउट एनारोब्स, राइट? तो इनमें क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रही है, दे आर शोइंग फर्मेंटेशन। अब यहाँ फर्मेंटेशन में भी 2 तरह की हो जाएगी, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, ठीक है? समझना, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शो करेंगे वो, या फिर वो आपका इथेनॉल फर्मेंटेशन शो करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? ओके। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का मतलब क्या हो गया? आपका लैक्टिक एसिड बनाएंगे, दे फॉर्म लैक्टिक एसिड, राइट? और अगर आपका कोई दूसरा एनारोबिक है, लाइक जैसे ईस्ट की बात करें, तो वो क्या कर रहा है बेटा? वो आपका इथेनॉल बना रहा है, इथाइल अल्कोहल बना रहा है, जिसको हम अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो। इज इट क्लियर नाउ? हाँ क्लियर। एनी डाउट सर, यहाँ? हाँ बोलो।
जैसे अगर हम लोग जैसे होम यूजेस का एग्जांपल ले कि हम घर में जैसे कुछ चीज बनाते हैं तो उसको फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं, हम्म। तो वो तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में नहीं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रखते हैं नहीं ना। नहीं, आपका लैब की बात करें, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब जो होता है ना, लैक्टोबैसिलस, हाँ हाँ दही बना रहा है जो, हाँ। तो वो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आ रहा है ना, दैट इज ऑल्सो, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं है। अब आप ये मत सोचो कि बैक्टीरिया जो है वो उसमें है, दैट इज इन द कर्ड, तो वो वहां पे बेटा आपका क्या बना रहा है, दैट इज ऑक्सीजन की एब्सेंस में बना रहा है लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो लैक्टिक एसिड नहीं बना पाएगा। समझ रहे हो? तो रख ठीक है। सृष्टि, नहीं समझ में आई ना बात मेरी? नहीं मतलब मेरा डाउट यही है, जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हो कि फर्मेंटेशन है वो। गॉट इट, समझो मेरी बात सुनो। आपके जब एनारोबिक्स की बात करते हैं ना, तो एनारोबिक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फैकल्टेटिव, एक होते हैं ऑब्लिगेट। 11वीं क्लास में हाँ ये हाँ टॉपिक पढ़े थे। हाँ फैकल्टेटिव हाँ जो होते थे वो फ्लेक्सिबल है, मींस है तो वो एनारोबिक, लेकिन अगर ऑक्सीजन भी हो हाँ तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से रह लेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं ऑक्सीजन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे कोई नखड़े नहीं है, हम आराम से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रहेंगे, लेकिन हम एनारोबिक रेस्पिरेशन ही शो करेंगे। समझे बात? वो होते हैं फैकल्टेटिव। हाँ। लेकिन एक होते हैं ऑब्लिगेट। जो भाई नखड़े वाले, जिनके नखड़े हैं वो कहेंगे नहीं जी हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रहना, हम तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह ही नहीं सकते, उनके नखड़े हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, दे आर ऑब्लिगेट। तो जैसी ऑक्सीजन आएगी वो उस जगह नहीं रहते। जैसे आपके आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स थे, यानी कि आपके एक्सट्रीम कंडीशंस में मिल रहे थे, जैसे कि हाई टेम्परेचर में, जिनको हमने बोला थर्मो एसिडोफाइल्स, हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में। इसी तरह से हमने देखा था मिथेनोजेंस, जो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां मीथेन गैस प्रेजेंट है। समझ में आई? वो आपके ऑब्लिगेट है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रहते, उनको ऑक्सीजन से डर लग रहा है, लेकिन फैकल्टेटिव को कोई हाँ दिक्कत नहीं है। तो आपका लैब जो होता है तो एनारोबिक, लेकिन कैसा है, फैकल्टेटिव है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी उस। इज इट क्लियर नाउ? हाँ तो आ अब गया आप, समझ। चलो तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई अगर मेरा ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या हो रहा है बेटा, दैट इज आपका फर्मेंटेशन हो रहा है, और दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर आपका इथेनॉल बनेगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपका जो होता है, एक तो आपका बैक्टीरिया कर रहा होता है, जो अभी हमने देखा दही में, दैट इज आपका लैब। दूसरा आपकी मसल्स में भी लैक्टिक एसिड बन जाता है, जब कभी आप एक्सरसाइज ज्यादा करने लग जाते हैं, तब आपकी बॉडी में मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। लाइक जिम में गए, जिम में हमने देखा कि भाई बॉस, आज की किसी दिन जिम में गए और जिम में देखा कि भाई बहुत बढ़िया लड़की आई है आज, तो उनके सामने लगे बहुत बढ़िया ढंग से और डंबल उठाने में, और ज्यादा एफर्ट दिखाने लगे उनको, राइट? डेली जो करते हाँ थे, हाँ डंबल उठाते थे, तो 10 डंबल लेते थे एक बार में, कि 10 डंबल उठा लिए, दैट्स ऑल 10। लेकिन उसने देखा कि अरे वाह आज तो इंप्रेस करना है, तो 5 डंबल एक्स्ट्रा उठा लिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा कर लिया आपने एक्सरसाइज, तो क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा एफर्ट लग गया और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई मसल्स में। मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उस केस में फिर मसल्स में क्या बन गया, आपका लैक्टिक एसिड बन गया। इज इट क्लियर नाउ? उसी को क्रैम्प्स कहते हैं ना सर। हाँ, उसकी वजह से फिर वो मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। अब क्लियर ये वाली बात? हाँ और इथेनॉल फर्मेंटेशन कब हो रहा है, ये आपका ईस्ट कर रहा है। जो हमने देखा है बीवरेजेस आपकी जो होती है, जो आपकी अल्कोहलिक कंपनियां होती है, जहां आपका बीवरेजेस बन रही होती हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स भी जो बन रही होती है, तो वहां आपका ईस्ट का यूज करते हैं। ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका ईस्ट क्या करता है, अल्कोहल बनाने लगता है। इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन आपका तो सर जो ईस्ट, हाँ हाँ बोलो। नहीं, हो गया हो गया। आपका जो ईस्ट होता है ना, ये जब अल्कोहल बनाता है, तो ये अल्कोहल भी केवल 13% कंसंट्रेशन तक ही बनाएगा। यानी अगर मैंने एक ईस्ट को यूज किया, तो जब आपकी अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% हो जाएगी ना, तो उसके बाद ये अल्कोहल नहीं बना सकता, उसके बाद ये खुद क्या करता है, पॉइजन, एज अ पॉइजन काम करना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर 13%, 13% के बाद, ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं। वापस बताना, वापस बताना। अभी आगे भी ये वाली बात आएगी, बट कोई नहीं, मैं एक बार यहाँ बोल दे रहा हूँ कि आपका अल्कोहल जब आप ईस्ट की हेल्प से बनाते हो ना, तो वहां केवल 13% तक ही जो आपका ईस्ट है ना, वो अल्कोहल कर रहा बना रहा होता है। यानी आपका जब अल्कोहल की कंसेंट्रेशन 13% हो जाती है, हाँ उसके बाद आपका ईस्ट जो होता है वो अल्कोहल नहीं बना पाता, और वो एज अ पॉइजन काम करना शुरू कर देता है, वो खुद की डेथ कर देता है, खुद को ही मार देता है, एज अ पॉइजनस जब काम करता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, अच्छा। बहुत बार जहरीली शराब का नाम सुना होगा, जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, राइट? नहीं सुना।
कोई बात नहीं, बहुत बार क्या होता है लोग अपने यहाँ पे ही अपने यहाँ नॉर्मली क्या करते हैं, गाँव में लोग बहुत सी जगहों पे कि खुद के ही घरों में या आसपास की जगहों पे इलीगली शराब बनाना शुरू कर देते हैं। तो वहां वो क्या करते हैं, गलती से क्या होता है, जब कभी अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% से ऊपर हो जाती है ईस्ट की प्रेजेंस में, तो ईस्ट क्या करता था, फिर खुद को ही खत्म कर देता है, एज अ पॉइजन काम करना शुरू कर देता था, जिससे वजह से वो शराब कैसी हो जाती है, जहरीली हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है, एंड देन उसको कोई पीता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इसी क्योंकि वजह से ईस्ट का फिर वो 30% से एक्सीड हो जाता है तो वो पॉइजन बन जाती है। एक्टली अगर अल्कोहल की कंसेंट्रेशन 13% से ऊपर हो जाती है ना, तो वो पॉइजन का काम करने लगता है आपका ईस्ट। इज इट क्लियर? हाँ समझ क्लियर? आ गया। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं, अब बहुत से आप जैसे वोडका की बात करें, बियर जो होती है वो आपकी नेचुरल है, क्योंकि बियर में क्या होता है केवल 5% या 6% के आसपास अल्कोहल कंसेंट्रेशन होती है, तो वो नेचुरल है। नेचुरल का मतलब उसमें केवल ईस्ट का यूज किया, उसमें कोई और प्रोसेस यूज ही नहीं करी, क्योंकि 13% से ऊपर पे ही आपका जो ईस्ट है वो पॉइजन का काम कर रहा है, उसके नीचे अगर अल्कोहल की कंसेंट्रेशन है तो वो पॉइजन का काम ईस्ट नहीं कर रहा। तो आपका अल्कोहल जो आपका जो बियर होती है उसकी कंसेंट्रेशन तो केवल 5% होती है, 6% होती है, बहुत कम है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका ईस्ट बहुत आराम से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको वोडका बनाना है, वोडका की कंसेंट्रेशन जो होती है वो होती है 70% अल्कोहल की कंसेंट्रेशन, उसमें वोडका में सबसे ज्यादा अल्कोहल कंसेंट्रेशन होती है। तो अगर आप वोडका बना रहे हो तो फिर बेटा, या फिर हम कोई ऐसा अल्कोहल बना रहे हैं जिसमें आपकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, तब वहां फिर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस भी यूज करते हैं, वी यूज द डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑल्सो, ताकि आपकी अल्कोहल कंसेंट्रेशन को हम मैनेज कर सकें, अल्कोहल कंसेंट्रेशन बढ़ा सकें, डिस्टिलेशन प्रोसेस दैट इज। तो अगर मुझे कोई आपको ऐसा अल्कोहल बनाना है जिसकी कंसेंट्रेशन जो है वो 13% से ज्यादा है, तो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस भी यूज करोगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको कहानी, ये मैं अभी आगे भी आएगी ये बात, मैं आपकी आगे की बात अभी बता दे रहा हूँ, बहुत सारी बातें। क्लियर ये वाली बात? हाँ अब यहाँ हमने एक रास्ता देख लिया कि भाई ऑक्सीजन नहीं है तो अब ये चीज हो रही है, फर्मेंटेशन हो रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन है तब क्या हो रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, सीधी सी चीज है, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरुविक एसिड से बन रहा है। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल थे सृष्टि? दो। तो एसिटाइल एंजाइम के भी कितने बनेंगे? टू। अब समझना, यहाँ पे आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल्स बने, दैट इज ठीक है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है ये कहाँ एंटर कर जाएगा, आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और वैसे तो आपका पायरुविक एसिड से जब आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो ये भी जो कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन है, ये लिंक रिएक्शन जो है ये भी मैट्रिक्स में हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के, देन इसके बाद ये आपके हाँ क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। इज इट क्लियर? ये वापस बताना एसिटाइल वाला। आपका एसिटाइल को एंजाइम ए जब बनता है ना पायरुविक एसिड से, तो ये आपका मैट्रिक्स में बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल हाँ मैट्रिक्स, ठीक है। एंड वहां से फिर ये कहाँ एंटर कर जाता है, क्रेब्स साइकिल, ये भी आपकी मैट्रिक्स में हो रही है। ठीक है। इसके आगे मैंने पेंटोथेनिक एसिड लिखा हुआ है। हाँ लिखा है। ये पेंटोथेनिक एसिड जो होता है बेटा, ये आपका विटामिन है, विटामिन B5। दिस इज योर विटामिन B5 जो आपका क्या करता है, दैट इज आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ये कोएंजाइम ए बना रहा है, दैट फॉर्म योर कोएंजाइम ए। ठीक है। आपने बायोमोलिक्यूल्स अगर पढ़ा हो तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज आपके कोफैक्टर्स आते थे। तो कोफैक्टर्स जो होते हैं ना, वो आपके जब किसी एंजाइम के साथ ऐड हो जाते हैं तो उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, दे एक्टिवेट द एंजाइम। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं आपकी बॉडी में जो एक्टिवेट नहीं होते, उनको बोलते हैं हम एपो एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। उस एपो हाँ एंजाइम के साथ जब आपका कोई कोफैक्टर आके ऐड हो जाता है तो वो एंजाइम फिर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। उसको फिर हम होलो एंजाइम बोलते थे। तो होलो एंजाइम जो होंगे अर्लियर कैसे थे, आपके इनएक्टिवेट थे, दैट इज एपो एंजाइम, लेकिन जब कोई आपका कोफैक्टर आके ऐड हुआ तो वो क्या बन गए आपके, दैट इज सर होलो आपकी एंजाइम। आवाज ब्रेक हो रही है। मैंने ये कहा था एपो एंजाइम समझ में आता है सृष्टि? सृष्टि डू यू अंडरस्टैंड एपो एंजाइम? तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका एपो एंजाइम जो होता था दैट इज इनएक्टिव एंजाइम, और जब इस एपो एंजाइम से कोई कोफैक्टर आपका ऐड हो गया तो फिर वो क्या कहलाता है, देन इट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। इज इट क्लियर नाउ कि एपो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होते हैं? इज इट क्लियर?
क्लियर। राइट, ये आपके कोफैक्टर्स में थे। तो आपका विटामिन बी 5 जो है ये एक आपका कोएंजाइम है, दैट इज कोफैक्टर 3 तरह के होते थे, या तो वो आपके मेटल आयंस होते हैं, या आपके कोएंजाइम्स होते हैं जिसमें आपके विटामिन आते हैं मोस्टली, या फिर वो आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते थे। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो भी आपके ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन ये टाइटली बाउंड होते हैं अपने किसी एपोएंजाइम के साथ, जबकि आपके जो कोएंजाइम्स होते हैं, जैसे विटामिन बी 5 दिखा रखा है मैंने, ये आपके लूजली बाउंड होते हैं किसी एपोएंजाइम से। बस यही फर्क है दोनों में, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक, कि कोएंजाइम लूजली बाउंड होते हैं अपने एपोएंजाइम से, जबकि आपके प्रोस्थेटिक टाइटली बाउंड होते हैं अपने एपोएंजाइम से। इज इट क्लियर? क्लियर सृष्टि? आ गया समझ। ठीक है, तो अब आपका हमने एसिडाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा, दैट इज, तो ये आपका ग्लूकोज का एक पाथवे मैंने आपको समझा दिया कि ग्लूकोज से आपका क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है, पायरुविक एसिड से आपके दो अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ? ये आपको समझ आ गया? हाँ, ये पायरुविक एसिड से ये दो प्रोसेसेस होती हैं, एक हाँ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ये साइमल्टेनियसली वर्क करती है। अच्छा यार, ये एक चीज मुझे बताओ, ये साइमल्टेनियसली कैसे काम करेगी? मुझे एक चीज समझाओ आप, तभी तो पूछ रही हूँ। ये कैसे काम कर सकती है? ये यार ये चीज हो रही है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने अभी बताया। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ओके ओके, ये समझ कहाँ हो गई। रही है? आ गया, एनारोबिक। समझ आ गया। और ये आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, राइट? समझ में आ गया, दैट इज वेरी गुड। समझ में आ गया। आ रहा है, तो ये कहाँ? एरोबिक रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? हाँ, या तो ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा। सीधी सी बात है, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन जो हो रही है हमारी बॉडी में, वो बस ऑक्सीजन की कमी में हो रही है। ये जब ऑक्सीजन बहुत कम हो गई मसल्स के अंदर, तब लैक्टिक एसिड बन गया। डन? ठीक है। हाँ। तो अब हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ग्लाइकोलिसिस। ओके, ओके। उससे पहले ये डायग्राम समझ लो, उससे पहले एक बार ये डायग्राम देख लो। इस डायग्राम को एक बार समझ लोगे तो देन इससे क्या होगा, आपको ज्यादा इजीनेस हो जाएगी। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, जो मैं आपको ये डायग्राम समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इससे क्या होगा, तुम्हारी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको फिर से बताता हूँ। इस डायग्राम को ध्यान से समझना, ठीक है? देखो, आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हो रही है। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ कि जो आपका ग्लूकोज था ये किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में, दैट इज पायरुविक एसिड। क्लियर सृष्टि? सिंपल सी बात। हाँ। अब जब आपका ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स थे? एक मॉलिक्यूल था, ये आपका 6 कार्बन था। हाँ, पायरुवेट कितने कैसा था? 3 कार्बन था। दो। इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब आपके जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो इसमें आपका क्या होता था, 2 मॉलिक्यूल NADH के भी साथ में बनते थे। 2 मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं, प्लस 2 आपके यहाँ ATP बनते हैं। मैं आपको अभी पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कैसे बनते हैं। तो आपके ATP भी यहाँ जनरेट हो रहे हैं, लेकिन कितने जनरेट हो रहे हैं? केवल 2 हो रहे हैं। वैसे तो ओवरऑल 4 होते हैं, लेकिन 4 में से 2 का यूटिलाइजेशन हो जाता है, 2 यूज हो जाते हैं। तो आपको नेट गेन जो होता है यहाँ पे ATP का, वो 2 का होता है। तो 2 ATP बने और 2 NADH मॉलिक्यूल बने, ठीक है? देन इसके बाद आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका क्या होता था, पायरुवेट जो होता था क्या बनाता था, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता था। इज इट क्लियर? यस। आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता था। तो आपका पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम जो बनता है, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, मैट्रिक्स में होती है। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ चले जाता है आपका, दैट इज गोज इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल। इज इट क्लियर? क्लियर सृष्टि वाली बात? हाँ, क्लियर। यहां पर भी आपके जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता था तो यहां पर भी आपके 2 मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं। यहाँ पे भी आपका NADH फॉर्म हो रहा है, ठीक है? देयर यहाँ पे भी आपका NADH फॉर्म हो रहा है। देन इसके बाद आपका यहां से फिर क्या गया, दैट इज आपके जो मॉलिक्यूल्स थे वो कहां पहुंच गए आपके, दैट इज गोज टू द
सिट्रिक एसिड साइकिल, एसिटिक कोएंजाइम में से आपका मॉलिक्यूल कहाँ चला गया, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में यहाँ पे आपके क्या बनते थे, दैट इज यहाँ आपका बनता है NADH, यहाँ पे आपके कंफ्यूजन, क्या, अभी पहले आपने बताया था कि ये एसिटाइल कोएंजाइम के बाद ये उसमें क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा, हाँ और ये एसिटाइल कोएंजाइम वाली मतलब ये वाली प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में परफॉर्म करेगी। हाँ। ठीक है, तो इसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल में कब एंटर करेगा? अरे सिट्रिक एसिड साइकिल इज द अनदर नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल। C3 साइकिल बोलते हैं ना, सिट्रिक साइकिल, क्रेब्स साइकिल और C3 साइकिल एक ही होती है ना? C3 साइकिल भी एक ही होती है, इसको हम TCA भी बोलते हैं। C3 का मतलब है 3 कार्बन आएंगे, दैट इज हाँ आपके वो तो समझ आ गया। तो ये सब एक ही है, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, C3 साइकिल, या आप इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, TCA, ये भी बोल यही सकते कंफ्यूजन था मेरे को, हैं। अब क्रेब्स क्लियर हो गया, साइकिल का नहीं पता था, बाकी इज सिट्रिक इट और C3 पता। इज हाँ इट क्लियर नाउ। हाँ। तो यहाँ पे भी आपके NADH मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मैं कितने बनेंगे, 3 बनते हैं यहाँ पे, लेकिन हम ये चीज आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे बनते हैं। साथ में यहाँ पर FADH2 मॉलिक्यूल बनता है, प्लस FADH2 मॉलिक्यूल भी बनेगा, और ATP भी बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस ATP भी बनते थे। तो यहाँ ये 3 चीजें बन रही है NADH क्रैब साइकिल में, FADH2 और प्लस ATP, ये 3 चीजें आपकी यहाँ बनती हैं। आपके ग्लाइकोलिसिस में क्या बन रहा है, NADH बन रहा है, इसके साथ साथ प्लस ATP भी बन रहा है, ये रहा जो मैंने यहाँ दिखाया, ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है। एसिटाइल को एंजाइम जब बनता है पायरुवेट से, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ NADH बनते हैं, यहाँ पे आपका ATP नहीं बन रहा। ये बात समझ में आ रही है सृष्टि। हाँ हाँ। अब ये NADH क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। NADH और FADH2 ये क्या होते हैं, अच्छा ये दोनों होते क्या है इसको समझो। इसके अलावा ये देखो, यहाँ से आपको ये दिख रहा है NADH और FADH2 जो है ये मूव कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट इज योर ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे मूव कर जाते हैं। समझ में आई बात। NADH और FADH तो सेम आप ग्लाइकोलिसिस में देखो, यहाँ पे भी मैंने आपको NADH दिखा रखा है, ये ग्लाइकोलिसिस में जो बना है, ठीक है, ये NADH भी आपका काम मूव कर रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी ETS में मूव कर जाता है। इज इट क्लियर। हाँ अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, आपका NADH क्या है, FADH क्या है, और ये ETS क्या है। आपका NADH और FADH2 जो होते हैं ना बच्चे, ये आपके चेक का काम कर रहे हैं, दैट विल एक्ट एज अ चेक। जबकि आपका ETS जो होता है ये एक बैंक का काम कर रहा है, ये एक बैंक है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में जब आपका NADH बन रहा है, या क्रेब साइकिल में आपका जब NADH बन रहा है, या FADH जो बन रहा है, ये आपके तभी ATP नहीं बना रहे। ये दोनों आपके FADH और NADH जो है ये कहाँ जाएंगे, आपके पहले ETS यानी बैंक में जाएंगे, वहां पर फिर ये क्या होंगे, क्लियर होंगे ये चेक, एंड देन इसके बाद फिर इनसे क्या बनेंगे, ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इज इट क्लियर नाउ। फिर से समझाऊं। नहीं, हो गया, समझ आ गया। ठीक है, आपके एक NADH मॉलिक्यूल से 3 ATP मिलते हैं, और सेम ऐसी FADH2 से आपके कितने मिलते हैं, दैट इज 2 ATP मॉलिक्यूल तो मिलते हैं। इज इट ATP। क्लियर। हाँ। तो ये आपके जो NADH और FADH2 क्रेब साइकिल में बने, या फिर आपके ग्लाइकोलिसिस में जो NADH बना, ये आपके तभी एनर्जी नहीं बना रहे, तभी ATP मॉलिक्यूल्स नहीं बना रहे हैं। ये आपके ब्लैंक चेक है, यानी एक चेक है जो साइन कर दिए गए हैं, और ये आपके ETS में जाएंगे, वहां जाकर ATP बनाएंगे। इज इट क्लियर नाउ। मतलब कुछ कुछ नहीं कंफर्म है कि NADH 3 ATP देगा, FADH 2 ATP देगा। हाँ, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल NADH का और FADH2 का। इज इट क्लियर। हाँ ओके। आप समझ में आ गई। तो ये NADH2 FADH2 आपके, ये चीज याद रखना, सिट्रिक एसिड में या फिर आपके दैट इज ग्लाइकोलिसिस में तभी इंस्टेंट ATP नहीं बनाते, ये आपके कहाँ ATP बना रहे हैं, अपने बैंक में जाके, दैट इज ETS में जाके। इज इट क्लियर नाउ। ETS। ओके। आपकी ग्लाइकोलिसिस जो होगी वो कहाँ होगी, दैट इज आपके साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में होगी, एंड देन इसके बाद पायरुविक एसिड से लेके पूरा का पूरा पायरुविक एसिड बन से लेके आपका यानी कि कनेक्टिंग लिंक जो है वो, ठीक है, देन इसके बाद आपकी क्रैब साइकिल ये, एंड देन ETS, ये सारा कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इज इट क्लियर। कनेक्टिंग लिंक यहाँ पर होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लस क्रैब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, प्लस
आपके जो ETS पाथवे है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। इज इट क्लियर सृष्टि? क्लियर। ठीक है, तो दैट इज, चलो तो अब हम आगे बढ़े। हाँ। कोई डाउट तो नहीं रहा यहाँ तक? नहीं। गुड। अब आ जाते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो इस ग्लाइकोलिसिस को देखो, मैंने आपको क्या बताया था, आपको ग्लाइकोलिसिस में यानी जो ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज आपको कहां से मिलेगा? ये ग्लूकोज आपको 3 जगहों से मिलता है। या तो ये ग्लूकोज आपको सुक्रोज से मिलेगा, या ये ग्लूकोज आपको कहां से मिलेगा? ग्लाइकोजन और स्टार्च से। ग्लाइकोजन जो होते थे, क्या बताए थे मैंने आपको? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कहां पे? एनिमल्स में। एनिमल्स में, राइट। एंड प्लांट्स में दैट इज स्टार्च। स्टार्च। तो आपको यहाँ पे ग्लूकोज जो मिल रहा है वो आपको 3 जगहों से मिल रहा है, ग्लाइकोजन से मिल सकता है, स्टार्च से मिल सकता है और सुक्रोज से मिल सकता है। दैट इज, सुक्रोज से जब आपका ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनते हैं, एज यू नो सुक्रोज इज अ पॉलीमर। जो आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मोनोमर्स हैं। मोनोमर मतलब जो आपके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। तो यानी जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज साथ में मिल गए तो क्या बना दिए? सुक्रोज बना दिए। तो जब आपका सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम होगा, इन्वर्टेज एंड सुक्रेज बोथ आर सेम, तो ये आपके क्या करते हैं? सुक्रोज का ब्रेक डाउन कर देते हैं, एंड इससे आपको क्या मिल गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल गया। अब ये ग्लूकोज आपको कहाँ यूज होगा? दैट इज यूटिलाइज इन द ग्लाइकोलिसिस। इज इट क्लियर? नाउ कैसे हो रहा है इस चीज को समझना। आपका सबसे पहले ग्लूकोज था। ग्लूकोज हमने देख लिया, कितने कार्बन है इसमें मॉलिक्यूल? 6। 6 कार्बन है। 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन। हाँ, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, उसमें 6 कार्बन है। दैट इज सिंपल। ठीक है। आपकी शुरुआत में ग्लूकोज से जब आपका स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो यहाँ क्या होता था बेटा? यहाँ ये सिंपल सी चीज होती है कि पहले आपका ग्लूकोज 6 जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या बना? दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। इज इट क्लियर? पहला प्रोडक्ट जो बनता है ग्लूकोज से, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ आपका जो पहला प्रोडक्ट था, प्राइमरी प्रोडक्ट यानी जो सबस्ट्रेट था, वो क्या था? ग्लूकोज था। ठीक। ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट यानी इसकी 6 पोजीशन पे क्या आके ऐड हो गया? फॉस्फोरस ग्रुप आके ऐड हो गया। इज इट क्लियर? बात समझ में आई वाली? तो बच्चे ये जो फॉस्फोरस था, ये फॉस्फोरस कहां से मिला? इसे 6 पोजीशन पे जो फॉस्फोरस था, ये कहां से आके ऐड हुआ? ये आपको मिलता है दैट इज एटीपी से। आपका एटीपी जो होता था, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज एडीपी। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोरस थे यहां से एक फॉस्फोरस रिलीज हो गया, वो ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे जाके ऐड हो गया और क्या बना दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इज इट क्लियर? श्योर? पक्का? चलो, अब आ जाओ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद आपको क्या मिलता है? नाउ आपको मिलता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी सिर्फ आइसोमेराइजेशन हुआ, पोजीशन में चेंज हो गया। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि आपके फ्रक्टोज को देखेंगे तो उसमें कीटोन ग्रुप होता है। दे हैव अ कीटोन ग्रुप, राइट। फॉर्मूला दोनों का एक ही है, C6H12O6। तो दोनों में ही 6 कार्बन है, लेकिन बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए। एक में ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो फ्रक्टोज में आपका सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया था? दैट इज कीटोन ग्रुप, राइट। राइट। अब आपका आगे समझना ध्यान से, अब आपका आया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है? अगला प्रोडक्ट बताओ मुझे देख के। फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट। तो अब यहां ध्यान समझिए, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, इसमें क्या था? 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड था, राइट। इसका मतलब यही तो है। तो फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट का मतलब मुझे बताओगे इसका क्या मतलब हो गया? बिस फॉस्फेट का मतलब बताना है। आपके फर्स्ट पोजीशन पे भी तो क्या हुआ? फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड हो गया कि नहीं हो गया? तभी तो हमने क्या नाम रखा? फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट। 6 पोजीशन पे ये बिस फॉस्फेट है। हाँ, 6 पोजीशन पे तो फ्रक्टोज, देखो ऊपर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में 6 पोजीशन पे ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप है, जो आपका ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था तब आके ऐड हो गया था, राइट। समझे? ये बिस का मतलब क्या होता है? बता रहा हूं, मुझे पहले ये बताओ कि आपका फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट,
इसमें क्या है, दैट इज फर्स्ट पोजीशन पे भी तो फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड हो गया, हाँ हाँ वो तो समझ आ गया। ठीक है ना। अब समझो, अब क्या हुआ, बिस का मतलब होता है दो अलग अलग पोजीशन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, एक फर्स्ट पोजीशन पे ऐड है और एक सिक्स पोजीशन पे ऐड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बिस फॉस्फेट। अगर एक ही पोजीशन पे, लाइक सपोज करो फ्रक्टोज सिक्स पोजीशन पे ही अगर ऐसा होता फ्रक्टोज सिक्स डाइफॉस्फेट या फ्रक्टोज सिक्स बाइफॉस्फेट, तो इसका मतलब क्या था, एक ही पोजीशन पे सिक्स पोजीशन पे आपके दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। तो बाय हो या डाई हो तो उसका मतलब क्या होता है, एक ही पोजीशन पे आपके फंक्शनल ग्रुप ऐड है। लेकिन अगर हाँ इसका मतलब आ जाए तो मतलब क्या है, दो अलग अलग पोजीशन पे आपके ग्रुप ऐड है, फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अब समझ में आ गया बिस का मतलब, क्योंकि दो अलग अलग पोजीशन पे आपके फंक्शनल ग्रुप ऐड थे। नाउ अगेन सेम वही, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड हुआ, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट जो होता है वो कहां से मिला, सिक्स सेम सिक्स को। सेम अच्छा कहाँ से मिला? एटीपी से मिला एटीपी कि नहीं से। मिला। हाँ तो इस एटीपी से फिर अगेन वही सेम एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया हाँ और एडीपी बन गया, और जो फॉस्फेट ग्रुप अलग हुआ वो फ्रक्टोज में फर्स्ट पोजीशन पर आकर ऐड हो गया था। सो दैट इज हाउ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। इज इट क्लियर? हाँ क्लियर। ये भी आपका क्या था, दिस इज आल्सो 6 कार्बन, ये भी आपका 6 सर एक कार्बन। बार रिपीट करने दो, रुको। फ्रक्टोज उस पर सिक्स पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, उसके बाद यहाँ फ्रक्टोज पे फर्स्ट पोजीशन पे भी ऐड है और सिक्स पोजीशन पे ऐड है, इसलिए दो अलग अलग पोजीशन पे ऐड है, इसलिए उसको बिस फॉस्फेट बोलेंगे। अगर एग्जैक्टली और ये कहाँ से मिलेगा, एटीपी से, फिर वहां से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा तो एडीपी बचेगा, एग्जैक्टली डाइफॉस्फेट। समझ में आया। बस इतना ही ना? हाँ। हाँ, इज इट क्लियर, श्योर? clear। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आपका यहाँ से ग्लूकोज से जब आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, तो आपका एटीपी यूज हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे, हो गया। है ना। एटीपी जब यूज हुआ तभी तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था। तो यहाँ आपको -1 एटीपी का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, एक एटीपी का हो नुकसान गया। हुआ। हुआ। सेम यही चीज आप दूसरी वाली कंडीशन में लगाओ, जब आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, तो यहाँ पर भी आपको एक एटीपी का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। हुआ। तो हाँ। अब तक आपको कितने एटीपी का नुकसान हो गया, दो। 2 एटीपी का नुकसान हो चुका है। तो इस शुरुआत की फेज को आप क्या बोलते हो, प्रिपरेटरी फेज। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज या एटीपी यूटिलाइजिंग फेज। यूटिलाइजिंग फेज भी बोल सकते हो या प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हो। प्रिपरेटरी फेज का मतलब कि बेटा यहाँ पे आपकी शुरुआत में कुछ खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपको कोई बिजनेस चालू करना होता है तो उस बिजनेस में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। सीधी सी बात है भाई, आपको कोई शॉप लगानी है या आपको चलो म्यूजिक क्लब कोचिंग देनी है, तो आपको गिटार विटार या कोई चीजें तो खरीद के लानी पड़ेंगी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो वही चीज सेम यहाँ पर है, आपको जब ग्लाइकोलिसिस में अपने एटीपी बनवाने हैं तो पहले कुछ एटीपी खर्च करने भी पड़ेंगे, पहला थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको शुरुआत की फेज में जब ग्लूकोज से आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है एंड देन इसके बाद आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता था, तो यहां तक बेटा ये जो फेज है आपकी, ये क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। क्योंकि यहाँ पे आपका शुरुआत में एटीपी यूज हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इज प्रिपरेटरी फेज। इज इट क्लियर, श्योर? चलो, तो अब आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, ये भी आपका 6 कार्बन था, दैट इज आल्सो 6 कार्बन, राइट। लेकिन अब यहां से क्या हुआ, जब आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यानी जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, जब इसमें क्या होता है बच्चे, यहां से आपके दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक बनता है एल्डोलेज की हेल्प से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यू कैन से 3 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड, इसको आप 3 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड भी बोल सकते हैं या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोल सकते हो, PGAL। PGAL का मतलब है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इज इट क्लियर सृष्टि, पक्का? अब यहाँ से कथा चेंज हो जाएगी काफी सारी, यहाँ से काफी सारी कहानियों में ट्विस्ट आएगा, तो आपको ध्यान से समझना है। पहला फ्रक्टोज फेज यहाँ तक था ना, बिसफॉस्फेट तक। नहीं नहीं, प्रिपरेटरी पहला फेज। फेज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक है, ये मैंने मार्क कर रखा है ना नीचे, रेड कलर की डॉट बना रखी है कि नहीं बना रखी, दैट इज दिख गई। दिस इज, तो पहला फेज आपका यहाँ तक। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बीच में अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब आपका यहाँ क्या हुआ,
फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो होता है, इससे आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, दूसरा आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, DHAP, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, राइट। ये दो प्रोडक्ट बने एंड ये दोनों प्रोडक्ट जो होते हैं आपके, ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बन सकता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बन सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। ये दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं आपके? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है DHAP, और जो PgAl है यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये भी क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, उससे 2 मॉलिक्यूल बने क्योंकि वो दोनों कैसे थे आपके? 3 कार्बन मॉलिक्यूल थे, ताकि बैलेंस हो सके। इज इट क्लियर? रिपीट। आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो था 6 कार्बन था, इससे आपके दो मॉलिक्यूल बने जो कैसे थे? दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल थे, एक का नाम है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और एक का नाम है दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों ही 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर नाउ? श्योर? श्योर। आपका ये जो रिवर्सिबल हो रही है, ये आपका कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है? दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। यानी अगर मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की स्ट्रक्चर को देखूं तो ये लगभग सिमिलर है, इनमें केवल आइसोमेरिज्म का खेल है, थोड़ा बहुत पोजीशन में चेंज आएगा बस, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो इसलिए यहाँ क्या आ गया? ट्रायोज आइसोमरेज आ गया। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझना, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बना और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना, ये दो मॉलिक्यूल्स आपके बने थे यहाँ पे, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपके सेम है, बोथ आर कंसिडर्ड एज अ सेम मॉलिक्यूल, दोनों ही 3 कार्बन है, दोनों के स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे तो वो भी सेम है, केवल स्ट्रक्चर में सेम फर्क आ रहा है, ठीक है। तो मैं इनको कैसे कंसिडर कर रहा हूं दोनों को? दैट इज दो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लेके चल रहा हूं, दोनों को आइडेंटिकल मान के चल रहा हूं। इज इट क्लियर नाउ? ठीक। श्योर? श्योर। इनको मैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों को मैं आइडेंटिकल मान के चल रहा हूं। तो ये दो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे 3-3 कार्बन के, तो क्या हो गए? दैट इज 2 रख के चल रहा हूं मैं, ध्यान से इस बात का ध्यान रखना, 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलूंगा अब मैं यहाँ से आपके, यानी आप आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे सारे 2 के नंबर बनेंगे, सारे 2 बनेंगे। क्लियर? ठीक है। श्योर? हाँ। नाउ अब आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है यानी PgAl, ये 2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है? सबसे पहले जो NAD आयंस थे, ये NAD आयंस यहाँ पे रिड्यूस हो गए, और रिड्यूस होकर इन्होंने क्या बना दिया? दैट इज NADH आयंस बना दिया। तो साथ में प्रोटॉन आयंस जो होते हैं हाइड्रो H+, ये भी प्रोटॉन आयंस यहाँ से रिलीज हो गए। ये बात समझ में आई? यहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलिसिस डायग्राम में कि वहां पे आपके 2 NADH मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 NADH मॉलिक्यूल क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि हम अब जितने भी मॉलिक्यूल्स को साथ में लेके चलेंगे सब 2 मान के चलेंगे, क्योंकि हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिनको हम आइडेंटिकल मान के चल रहे हैं। इज इट क्लियर? हाँ ओके। तो अब आपके 2 NADH मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हो गए, और ये जो आपको हाइड्रोजन आइटम मिल रहे हैं, ये प्रोटॉन आयन जो मिला पहला और दूसरा NADH, तो ये जो H है, ये दोनों H कहाँ से मिल रहे हैं बेटा? ये आपको मिल रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स। यू गेट दिस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम PgAl। इज इट क्लियर नाउ? ओके। श्योर? हाँ। अब आपके जितने भी मॉलिक्यूल बनेंगे वो सारे कैसे मिलेंगे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेंगे, दे ऑल आर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। पहले आपके फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहे थे, वहां से आपके फिर डिवीजन हो गया, 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बने 2। तो अब जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल बनेंगे 2 बनेंगे, और वो 3 3 कार्बन। मॉलिक्यूल के। हाँ सॉरी 3 कार्बन के बने। तो अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपका क्या बन रहा है? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी वही सेम फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या है? पोजीशन। फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। हाँ। अलग अलग पोजीशन पर है, तो इसलिए बिसफॉस्फेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? DPGA, यानी डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप था, थर्ड पोजीशन पे। क्लियर? हाँ ठीक है। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फोग्लिसरिक आके यानी फॉस्फेट आके ऐड हो चुका है, आपका ऐड।
ये भी आपका 3 कार्बन Okay. मॉलिक्यूल है, कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। इज इट क्लियर? दो मॉलिक्यूल, ओके। अब यहाँ से आपका 1,3 बिस फॉस्फो से क्या हो रहा है, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। समझ में आ रही है ना बात? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी हाँ, फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन। आपका फॉस्फेट रिमूव हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अब जो फॉस्फेट रिमूव हुआ उसका क्या हो रहा है, वो फॉस्फेट आपका एडीपी के साथ जाके, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो था वो एडीपी के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाएगा। इज इट क्लियर? अब आपका एटीपी बनना शुरू हुआ। ठीक है। रिपीट करूं क्या, समझ में आ गई वाली बात? नहीं नहीं, आप कैसे समझ? श्योर? हाँ। तो आपका यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, जो आपका 1,3 बिस फॉस्फोरस से क्लियर हो रहा था। यहाँ पे आपका सेम वही एटीपी बन गया है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से आपका फॉस्फोरस रिमूव हो गया और ये फॉस्फोरस आपका एडीपी के साथ के जाके बाइंड कर गया, तो इसने एटीपी बना दिया, एटीपी के साथ। है ना? अब मेरी बात समझना, क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं, तो आपके 2 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने थे, राइट? तो दोनों से ही आपके फॉस्फोरस रिमूव हुए, तो एटीपी भी तो कितने हो गए, 2। और जो हाँ, दोनों से एडीपी से जब आपके एटीपी बनेंगे तो कितने बनेंगे, 2 ही तो एटीपी बनेंगे। 2 एटीपी। इज इट क्लियर? क्योंकि हम 2-2 एटीपी 2-2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब आ जाओ नाउ, इस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो है, फॉस्फेट ग्रुप तो है, लेकिन वो अभी कहाँ आ गया आपका, दैट इज सेकंड पोजीशन पर आ गया। तो यहाँ कौन सा एंजाइम यूज हो गया, म्यूटेज एंजाइम यूज हो गया, जिसने फॉस्फोग्लिसरिक जो फॉस्फोरस ग्रुप था थर्ड पोजीशन पे, उसको किस पोजीशन पे ले आया, सेकंड पोजीशन पे ले आया। ये भी आपका 3 कार्बन है, ये भी आपका 3 कार्बन था। इज इट क्लियर? हाँ, ओके। अब यहाँ से आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो था 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे क्या बना, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और यहाँ आपका हाइड्रोजन यानी वाटर जो था वो रिमूव, इसलिए आपका क्या बन गया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या ये भी आपके 2 मॉलिक्यूल बने, इसको हम पैप बोलते हैं, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें भी 3 कार्बन। क्लियर ये? क्लियर। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से आपका क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है। समझ में आई मेरी बात? पायरुवेट बन गया, पायरुविक एसिड। तो यहाँ यानी फॉस्फेट ग्रुप जो था वो भी तो रिमूव हो गया कि नहीं हो गया यहाँ से, तभी तो पायरुवेट बना केवल। हाँ, तो यहाँ आपका वही चीज सेम, आपका एडीपी जो फॉस्फोरस अलग हुआ था वो कहाँ जाके ऐड हो गया, दैट इज एडीपी से, और उसने क्या बना दिया, एटीपी। इज इट क्लियर? क्लियर सृष्टि? श्योर? ओके बेटा, तो सो अभी हमने जो देखा सारा का सारा, दैट इज ऑल अबाउट योर ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, आपको ये ग्लाइकोलिसिस समझ में आ चुकी होगी, आई होप सो, आपको बढ़िया तरीके से, राइट? तो हमने ये देख लिया कि अल्टीमेटली आपके ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था बेटा, दैट इज आपके जो एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उससे आपको 2 पायरुविक एसिड यानी 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। एंड जो आपके टोटल 4 एटीपी बन रहे थे, 2 एटीपी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ बन रहे हैं, एंड 2 एटीपी आपके ऊपर बन रहे हैं, 2 एटीपी आपकी फॉर्मेशन यहाँ हो रही है, यू कैन सी हियर, एंड 2 एटीपी जो होते हैं आपके यहाँ बन रहे थे। तो टोटल आपके 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन उन 4 एटीपी में से आपके 2 एटीपी यूटिलाइज हो रहे थे, तो नेट गेन जो आपको एटीपी हो रहा है वो आपको केवल 2 एटीपी होता है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।